कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले ये जानने का कोशिश करें कि हम किसे कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ऐसे प्रॉपर्टीज जो कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डिजाइनिंग के समय, उसके मैन्युफैक्चरिंग के समय एज अ कंस्ट्रेंट ध्यान रखना पड़ता है कि अगर इन प्रॉपर्टीज को हम अच्छे तरीके से समझ लें तो उसके बाद अगर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को अगर हम डिजाइन करें तो जो उसका परफॉर्मेंस होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को जिस पर्पस के लिए डिजाइन किया जा रहा है वो परफॉर्मेंस जो है परफेक्शन के साथ होगा और वो परफेक्ट आउटपुट प्रोवाइड करेगा, है ना। तो इसलिए ऐसे प्रॉपर्टीज जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के डिजाइनिंग कंस्ट्रेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अब यहां हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और नंबर 2 है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ नंबर 1 स्टैटिक, यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल किए हैं ये स्टैटिक वर्ड जो है फिजिकल क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर करेंगे उनके लिए है। मतलब ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जो टाइम वेरी होने के साथ साथ रैपिडली वेरी नहीं होते हैं, बहुत फास्ट उन प्रॉपर्टीज में चेंजेस नहीं आते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया जाता है तो जिन कंस्ट्रेंट्स का ध्यान रखना पड़ता है उन्हें कहते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे हम एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर द परफॉर्मेंस क्राइटेरिया for the measurements of quantities that remain constant, means कि जो फिजिकल क्वांटिटीज को हमें मेजर करना है वो समय के साथ वेरी होने के साथ साथ वो वेरी नहीं होते और कांस्टेंट रहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक आर द सेट ऑफ क्राइटेरिया डिफाइंड फॉर द इंस्ट्रूमेंट्स which are used to measure the quantities which are slowly varying with time or mostly constant, है ना। mostly constant मतलब which do not vary with time। इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बता दूं कि जैसे बॉडी का टेम्परेचर, अगर एक क्लिनिकल थर्मामीटर डिजाइन किया जा रहा है और क्लिनिकल थर्मामीटर को डिजाइन करते समय, मैन्युफैक्चरिंग करते समय हमें ये जानना होगा कि वो किस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेगा, तो वो क्या करेगा, बॉडी टेम्परेचर को मेजर करेगा। और बॉडी टेम्परेचर जैसा कि आप जानते हो, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर हो या सिमिलर अदर टाइप के अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करें तो वो जो टेम्परेचर है वो 5 मिनट में या 10 मिनट में बहुत फास्ट वेरिएशन उसमें नहीं होता, उसका फिजिकल क्वांटिटी टेम्परेचर में लार्ज वेरिएशंस नहीं होते। सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ना। दूसरा, अगर हम बोलें कि हम एक वेइंग मशीन ले रहे हैं जो कि वेट मेजरमेंट करता है, तो आपने देखा होगा कि जैसे कोई सामान है, अगर कोई सॉलिड मटेरियल है तो वो सॉलिड मटेरियल का वेट जो है वो समय चेंज होने के साथ में, जो टाइम ड्यूरेशन है जिसमें हम मेजरमेंट कर रहे हैं, तो अगर हम कोई चीज को मेजर करते हैं तो किसी मटेरियल का, ऑब्जेक्ट का वेट मेजरमेंट करने में हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट लगता है। तो इस 1 मिनट और 2 मिनट के ड्यूरेशन में वो जो वेट है मटेरियल का वो रैपिडली चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट होता है। इवन मैं कहूं कि केवल सॉलिड मटेरियल ही क्यों, लिक्विड मटेरियल का भी अगर हम उसका वॉल्यूम या वेट मेजर करते हैं तो वो मेजरमेंट के दौरान जो ड्यूरेशन होता है उस ड्यूरेशन में वो रैपिडली उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। तो ऐसे मेजरमेंट जहां करने हो जिसमें फिजिकल क्वांटिटीज का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो रैपिडली चेंज नहीं होता, तो हम उसको कहते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नाउ लेट अस वॉच डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक। Again, this dynamic word is for which one? The dynamic word is for
मेजर एंड क्वांटिटी, जिस फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना है, अगर वो फिजिकल क्वांटिटी में मेजरमेंट के दौरान, मेजरमेंट का जो ड्यूरेशन है उसके दौरान अगर रैपिड चेंज होता है, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किए जाएंगे, उन इंस्ट्रूमेंट्स का पैरामीटर हमें ध्यान रखना होगा कि वो पैरामीटर्स जो हैं इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि अगर फिजिकल क्वांटिटी में थोड़ा भी अगर चेंज हो रहा है, तो थोड़ा भी चेंज होने पर वो फिजिकल क्वांटिटी का जो चेंज है उसको वो रैपिडली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करे, ग्रास्प कर ले और वो मीटर में शो कर सके। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बता दें आपको, स्पीडोमीटर। आप सभी व्हीकल ड्राइव करते होंगे, किसी न किसी गाड़ी में आपने सवारी की होगी, तो कोई भी बाइक हो, ऑटो रिक्शा हो, टेम्पो हो, कार हो, या बड़े से बड़े हम व्हीकल का नाम ले ले जैसे ट्रेन वगैरह भी है, तो वहां पर उसके इंजन के सामने या जो ड्राइवर है, ड्राइवर के आंखों के सामने में स्पीडोमीटर जरूर होता है, और वो ड्राइव करते समय उस स्पीडोमीटर से मेजरिंग क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, स्पीड का वो वॉच करता रहता है कंटिन्यूअसली, है ना। तो हमें ये पता है कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वो स्पीड तो हर इंस्टेंट पर चेंज होता है। भीड़ आएगी तो स्पीड कम हो जाएगा, भीड़ ज्यादा रहेगी तो स्पीड स्लो करेंगे, और भीड़ कम होने पर स्पीड को बढ़ा देंगे, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर जो स्पीडोमीटर है वो हर इंस्टेंट पर होने वाले चेंज को रिकॉर्ड करने के लायक होना चाहिए। इसीलिए ऐसे इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते समय हमें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करने होते हैं, ठीक है। और कोई एग्जांपल, जैसे फ्लो, है ना, रेन वाटर का कितना रेन हुआ इसका मेजरमेंट करना हो, या लिक्विड फ्लो को मेजरमेंट करना हो, तो लिक्विड फ्लो, रेन वाटर, रेनी सीजन में आज कितनी बारिश हुई, ये अगर मेजरमेंट करना हो, तो ये सब जो है ये इस तरीके के वैल्यू हैं जो टाइम के साथ में रैपिडली चेंज होते हैं, तो उनको डिसाइड करने के लिए हमें डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ नीचे में कॉन्सेप्चुअल ब्लॉक डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, उसको एक बार देख लेते हैं। एनी मेजरमेंट सिस्टम कैन बी ड्रॉन conceptually in this manner, and in this manner you are able to watch that मेजरमेंट सिस्टम के अंदर में क्या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर है, क्या मैकेनिकल स्ट्रक्चर है, वो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, हमने सिर्फ यहाँ लिखा है रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर मेजरमेंट सिस्टम, एंड द मेजरमेंट सिस्टम टेक्स इनपुट फ्रॉम द इनपुट सिग्नल और इनपुट डिवाइस विच इज in which the physical quantity is called as measurand। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसे हम मेजरेंट कहते हैं, और आउटपुट सिग्नल जो कि डिस्प्ले में दिखाई देता है, या डिस्प्ले में न्यूमेरिक फॉर्म में भी दिखाई दे सकता है, या ग्राफ के फॉर्म में मिल सकता है, या निडल डिफ्लेक्शन के फॉर्म में, पॉइंटर के डिफ्लेक्शन के फॉर्म में मिल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आउटपुट डिवाइस एनालॉग डिवाइस है कि डिजिटल डिवाइस, और उसके अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट सिग्नल मिलता है, जिसे कहते हैं मेजरमेंट वैल्यू। तो the same graph has been again drawn here in this block diagram। यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं है, वो सेम ही है। यहाँ पे जो मेजरमेंट किया जा रहा है वो किसी प्रोसेस वेरिएबल का है, और ये भी बता दूं मैं आपको कि मेजरमेंट इज नथिंग बट अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अननोन फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एंड द स्टैंडर्ड क्वांटिटी वी गेट फ्रॉम द मीटर और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, and the unknown quantity we get from the input device of which the physical quantity has to be measured। ऐसा जैसे हम ह्यूमन बॉडी का जब टेम्परेचर मेजर करते हैं तो टेम्परेचर इज द मेजरेंट, ह्यूमन बॉडी इज द इनपुट डिवाइस, है ना। और थर्मामीटर फॉलो द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। और थर्मामीटर कैसे कंपैरिजन करता है, थर्मामीटर के वेजल में इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेशंस होता है, जो कि उसके ग्लास वेजल में, ट्रांसपेरेंट ग्लास वेजल में मिलीमीटर के डिस्टेंसेस में उसमें फ़ारेनहाइट
या डिग्री सेल्सियस में इंडिकेटेड होती है वैल्यूज, और जो थर्मामीटर में नीचे में जो मरकरी होता है, जैसे ही अगर उसको हॉट बॉडी से टच करते हैं तो हॉट बॉडी का टेम्परेचर से एनर्जी ले करके जो मरकरी का जो टेम्परेचर होता है और वॉल्यूम होता है वो राइज करता है, और मरकरी का वॉल्यूम राइज होने से वो जो लेवल है जो कि इंडिकेटेड है किसके फॉर्म में, फ़ारेनहाइट के फॉर्म में थर्मामीटर के ग्लास वेजल में, उससे कंपेयर करके हम क्या करते हैं, रीडिंग को नोट डाउन करते हैं, और हमें जो रीडिंग मिलती है वो ग्लास वेजल में जो सर्कल मिलेगा, टॉप मोस्ट सर्कल मिलेगा मरकरी का, अपर लेयर सर्कल मिलेगा, वो अपर लेयर सर्कल को हम वॉच करके हम क्या करते हैं, जो मीटर में थर्मामीटर में वर्टिकली जो रीडिंग्स लिखे हुए होते हैं उससे हम ये देखते हैं कि वो कहां पर मैच कर रहा है, तो दैट इज द कंपैरिजन प्रोसेस। ठीक है, तो स्टैंडर्ड और रेफरेंस नोन क्वांटिटी क्या है, जो थर्मामीटर के बॉडी में, थर्मामीटर के बॉडी में वर्टिकली कुछ वैल्यूज जो इंडिकेट की गई हैं डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में, वो है स्टैंडर्ड वैल्यूज, और जो मरकरी का जो टॉप लेयर है जो कि टेम्परेचर राइज करने से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, वो जो पेरीमीटर है मरकरी का या टॉप लेयर है, वो कंपेयर करता है किसके साथ में, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ में। तो इस तरीके से हम ब्लॉक डायग्राम के जरिए, कॉन्सेप्चुअल डायग्राम के जरिए हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ब्लॉक डायग्राम के जरिए हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की ओर, और सबसे पहले हम आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को ही स्टडी करेंगे, और यहाँ पर मैंने 15 टाइप्स ऑफ स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिस्ट आउट की है, और बारी बारी से हम इन एक एक कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम एक्यूरेसी, नंबर 1 में हम ले रहे हैं एक्यूरेसी। तो जो एक्यूरेसी है, इसका डेफिनेशन कहता है कि इट इज द क्लोजनेस विद विच द इंस्ट्रूमेंट रीडिंग approaches the true value of the physical quantity being measured। जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है उसके ट्रू वैल्यू से जब इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग अप्रोच करता है, पहुंचता है, तब हम ये क्लोजनेस की वो कितने नजदीक तक पहुंच सकता है, उसके एक्चुअल वैल्यू, ट्रू वैल्यू से वो इंस्ट्रूमेंट कितनी नजदीकी से उस रीडिंग को ले सकता है, तो वो जो डिग्री ऑफ क्लोजनेस है दैट इज नोन एज एक्यूरेसी, है ना। और दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है, वो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है, वो कैरेक्टरिस्टिक है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ डिग्री टू विच सक्सेसिव मेजरमेंट्स डिफर फ्रॉम ईच अदर। इसको मैं अगर हिंदी में कहूं तो अगर हम एक बार में एक ही पैरामीटर को, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम क्या कर रहे हैं, बार बार मेजर कर रहे हैं, तो हमारे बार बार मेजर करने से जो फिजिकल क्वांटिटी का जो वैल्यू है वो अपने वैल्यू को कितनी बार रिपीट कर रहा है। सक्सेसिव मेजरमेंट, हम बार बार मेजर कर रहे हैं एक ही वैल्यू को, तो जो रीडिंग है वो अपने आप को अगर बार बार रिपीट करती है, तब तो हम कहेंगे कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिसाइज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, और ये रीडिंग प्रिसीजन रीडिंग है। ठीक है, इसको हम एक यहाँ पे पिक्चर के माध्यम से देखते हैं। देखिए, ये कुछ नहीं, तीरंदाजी का जो टारगेट होता है बिल्कुल वही टारगेट है। अब इसमें जो एक्चुअल जो टारगेट है वो दैट इज द सेंटर ऑफ द इनर मोस्ट सर्कल। सबसे अंदर में जो सर्कल है, ये अंदर वाला सर्कल ही यहाँ पर बिल्कुल सेंटर वाला सर्कल, ये जो है आपका टारगेट है। तो मतलब एक्चुअल रीडिंग है, जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये एक्चुअल रीडिंग है, दिस इज द एक्चुअल रीडिंग एंड दिस इज द एक्चुअल रीडिंग। ठीक है, और अगर उस रीडिंग से दाएं बाएं जाता है, वैल्यू ऊपर नीचे अप डाउन अगर होता है, तो वो हम कहेंगे कि वो एक्चुअल वैल्यू से क्या कर रहा है, डिफर कर रहा है। ठीक, तो पहला जो ग्राफ है उसमें देखिए कि 7 रीडिंग लिए गए हैं, 3 2 5 2 7 रीडिंग लिए गए हैं, और सातों में से 3 रीडिंग इस सर्कल के अंदर में है, इनर मोस्ट सर्कल के अंदर में है, और इनर मोस्ट सर्कल के अंदर में 7 में से
3 रीडिंग अंदर है और जो चौथा है वो बिल्कुल उस सर्कल पर है। तो अगर हम ये मान ले कि 4 रीडिंग जो है बिल्कुल इनर मोस्ट सर्कल के अंदर है, तब हम कहेंगे कि इस तरीके से जो रीडिंग लिया गया जो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नजदीक है, तो कहलाएगा कि वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट रीडिंग प्रोवाइड करता है। बट आप एक चीज और गौर कीजिए, इसमें से कोई भी रीडिंग अपने आप को रिपीट नहीं कर रही है और हर कोई रीडिंग जो है अपने से काफी डिस्टेंस पर है। मतलब अगर एक रीडिंग दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तो दूसरा रीडिंग दे रहा है 2 सेंटीमीटर, तो एक काफी गैपिंग में है हर वैल्यू जो है, इसीलिए हम इस रीडिंग को कहते हैं कि इट इज नॉट प्रिसाइज। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो इस तरीके से रिजल्ट दे, जो कि एक्चुअल वैल्यू के अंदर में तो मैक्सिमम रीडिंग है, लेकिन कोई भी रीडिंग अपने आप को रिपीट नहीं कर रहा है, तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड डायग्राम में हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सारे सातों के सातों रीडिंग जो हमने मेजर किए वो बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग को ही क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं। माइनर डिफरेंस है, माने 1 सेंटीमीटर, 1.1 सेंटीमीटर, 1.01 सेंटीमीटर, ऐसा ही डिफरेंस है, माने बिल्कुल एक्चुअल रीडिंग के एकदम नजदीकी में दूरी है या ना के बराबर जब डिफरेंसेस हैं, तब हम कहते हैं कि द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अब जो थर्ड एग्जाम्पल है उसमें देखिए कि एक्चुअल रीडिंग जहां पर होना चाहिए वो एक्चुअल रीडिंग से कहीं ज्यादा डिफर किया है मेजरमेंट वैल्यूज जो है, लेकिन वो मेजरमेंट जो है बिल्कुल, अगर हम 7 बार रीडिंग लिए हैं तो सातों बार वो रीडिंग जो एकदम एक दूसरे के नजदीक है। माने एक्चुअल रीडिंग तो है 1 सेंटीमीटर, बट ये रीडिंग दे रहा है कुछ 2 सेंटीमीटर का, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर, 2.01 सेंटीमीटर, 2.02 सेंटीमीटर, इस तरीके से ये रीडिंग दे रहा है। तब हम कहेंगे कि द इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। और आपको बता दें कि कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है एक्यूरेसी के साथ साथ प्रिसीजन, ये दोनों ही जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दे आर द अटमोस्ट कैरेक्टरिस्टिक, प्राइम मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये दोनों ही मिलना चाहिए। माने कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है एक्चुअल रीडिंग ही प्रोवाइड करना चाहिए या उसके बिल्कुल नजदीक का रीडिंग प्रोवाइड करना चाहिए। और अगर उस रीडिंग को हम 3 से 4 बार, 10 बार भी लें, तो वो रीडिंग अपने आप को रिपीट करे। ऐसा ना हो कि वो रीडिंग बार बार चेंज हो, अगर चेंज भी हो तो वो चेंजेस बहुत ना के बराबर होना चाहिए, कम होने चाहिए। तो इसलिए यहां पर हम कहते हैं कि दिस ग्राफ इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन। और कोई भी मेजरमेंट के लिए इस तरीके से मिलना चाहिए जो एक्चुअल वैल्यू जो एक्चुअल है उसी के अंदर ही माइनर डिफरेंसेस के साथ में, या बिल्कुल उसी वैल्यू को ही, एक्चुअल वैल्यू को ही वो प्रोवाइड करे। ओके, सो ये था एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। एंड लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन that I am going to explain you, and this is here there are 3 tables. सबसे पहले मैं टेबल में मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का कंपैरेटिव स्टडी बताया है। दूसरे टेबल में मैं थ्रेशोल्ड और रिजोल्यूशन, जो कि 2 और अलग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका डिफरेंसेस बताऊंगी। और तीसरे में मैं रेंज और स्पेन के बीच का डिफरेंसेस बताऊंगी। तो चलिए पहले हम देखते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में क्या डिफरेंस है ना। तो पहला जो डिफरेंस है कि एक्यूरेसी रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ करेक्टनेस। अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट करेक्ट वैल्यू दे, एक्चुअल वैल्यू दे, मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू बिल्कुल एक दूसरे से मिलते जुलते हों, तब हम क्या कहते हैं, ये जो मेजरमेंट का जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक है, वो एक्यूरेसी है। तो ये डिग्री ऑफ मेजरमेंट, डिग्री ऑफ करेक्टनेस, मेजरमेंट के कौन से प्रॉपर्टी को, डिग्री ऑफ करेक्टनेस, बिल्कुल सही वैल्यू देने का जो गुण होता है वो कहलाता है एक्यूरेसी। जबकि प्रिसीजन रिप्रेजेंट्स डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी, मतलब इंस्ट्रूमेंट ऐसा होना चाहिए जो बार बार तुरंत में रीडिंग चेंज ना करे।
हम अगर 2 ही मिनट के अंतराल में किसी बॉडी का टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं सेम इंस्ट्रूमेंट से और वो स्वस्थ मनुष्य है, तो उसका बॉडी टेम्परेचर 2 मिनट के अंतराल में चेंज नहीं होता। तो वो जो मरकरी का लेवल है वो उसी कांस्टेंट लेवल पर बना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लेफ्ट साइड से अगर टेम्परेचर मेजर किया तो कुछ और वैल्यू दे रहा है, राइट साइड से मेजर किया तो कुछ और वैल्यू दे रहा है, ह्यूमन बॉडी के फ्रंट साइड से मेजर किया तो कुछ और वैल्यू दे रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी तो एक ही है तो उसका टेम्परेचर भी एक ही होगा, और वो टेम्परेचर मेजर करते समय जो डिग्री ऑफ रिपीटेबिलिटी है ये बहुत अच्छा होना चाहिए कि सेवरल इंडिपेंडेंट मेजरमेंट्स अगर हम लें तो भी वो रीडिंग जो अपने आप को रिपीट करे। बट ऐसा दोनों एक साथ मिले ये पॉसिबल नहीं होता। बट द बेस्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड हैव बोथ द प्रॉपर्टीज। ओके, now let us take the second difference, and the second difference is accuracy of instrument depends on systematic error. Systematic error means जो मशीन का डिजाइनिंग हुआ है, इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जो डिजाइनिंग हुआ है उसके डिजाइनिंग में अगर कोई एरर रह गई हो, या इंस्ट्रूमेंट को पैकिंग करते समय या उसको जो स्केलिंग करते समय, स्केल रेडी करते समय अगर उसमें कोई मिस्टेक हो गया हो तो वो सिस्टमैटिक एरर कहलाता है, और उस एरर की वजह से एक्यूरेसी जो है डिफर होती है या चेंज हो जाती है। जबकि प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर दैट कॉज रैंडम और एक्सीडेंटल एरर। रैंडम और एक्सीडेंटल एरर का मतलब ये है कि ह्यूमन बीइंग से अनजाने में ही अगर हैंडलिंग में अगर उससे प्रॉब्लम हो जाए, या सारा कुछ प्रोसेस सही करते हुए भी जो कई बार होता है कि हम उसके रीजन को नहीं पहचान पा रहे हैं, या कोई एक छोटी सी भूल की वजह से रीडिंग में अगर फर्क आ जाता है, रिपीट नहीं होता है, तो वो रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर कहलाता है। और प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करता है रैंडम एरर पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डिफरेंस देखा, और इसके बाद में हम देखते हैं थ्रेशहोल्ड और रिजोल्यूशन। सबसे पहले लेते हैं थ्रेशहोल्ड। तो थ्रेशहोल्ड क्या है? इफ द इंस्ट्रूमेंट इनपुट इज इंक्रीज्ड वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो वैल्यू। ये चीज ध्यान रखने की बात है। अगर हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं और जिस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं उसमें जो हम चेंज कर रहे हैं वो जीरो वैल्यू से ग्रेजुअली या तो इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना है कि हम किसी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे हम वोल्टमीटर से वोल्टेज मेजर करते हैं और हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज वैल्यू को ग्रेजुअली धीरे धीरे हम जीरो वैल्यू से इंक्रीज करना शुरू करते हैं और वोल्टमीटर में रीडिंग देखते हैं। तो अगर हम जीरो वैल्यू से धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू कर रहे हैं एंड देयर विल बी सम मिनिमम वैल्यू बिलो विच नो आउटपुट चेंज, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 0 से लेकर के 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, माने मैं वोल्ट मीटर इस्तेमाल कर रही हूं, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स है, मैं वोल्टेज सोर्स में 100 मिली वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, 300 मिली वोल्ट का अगर चेंज कर रही हूं और 300 मिली वोल्ट के चेंज तक में वोल्ट मीटर ने कोई रीडिंग नहीं शो किया, जैसे ही 400 मिली वोल्ट के अराउंड पहुंचा तब उस वोल्ट मीटर में जरा सा डिफ्लेक्शन आया, तो ये जो 400 मिली वोल्ट है वो थ्रेशहोल्ड कहलाएगा, जिसके लिए जो वोल्ट मीटर जो है अब बिलो 400 वोल्ट के नीचे वो कोई रीडिंग को वो शो नहीं कर पाया। तो दैट 400 मिली वोल्ट फॉर दैट वोल्ट मीटर इज नोन एज थ्रेशहोल्ड। जबकि रिजोल्यूशन क्या होता है? इफ द इनपुट इज स्लोली इंक्रीज फ्रॉम सम आर्बिट्रेरी नॉन जीरो इनपुट वैल्यू। यहां भी हम इनपुट वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, यहां भी मैंने एक वोल्टेज सोर्स लिया और उसके वोल्टेज को मैं चेंज कर रही हूं, बट यहां ये है कि इट इज नॉट पॉसिबली फ्रॉम द चेंज फ्रॉम जीरो वैल्यू। ये आर्बिट्रेरी पूरे मेजरमेंट के दौरान कहीं भी बीच के वैल्यू में से चेंज हो सकता है। जैसे 3 वोल्ट के बाद में मैंने 350 वोल्ट चेंज किया, 370 वोल्ट चेंज किया, 380 वोल्ट चेंज किया, 300 मिली वोल्ट, 340 वो मिली वोल्ट, 350 मिली वोल्ट, इस तरीके से अगर मैं नॉन जीरो वैल्यू से चेंज कर रही हूं, and it will again be found that the output does not change at all
until a certain increment is exceeded। मतलब अगर मैं 300 मिली वोल्ट से 300 मैंने 40 किया, 380 किया, तो हो सकता है कि 340 मिली वोल्ट में जो वोल्टमीटर जो 300 मिली वोल्ट को तो शो कर रहा था, लेकिन 340 मिली वोल्ट का जो चेंज है उसको वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही 300 मिली वोल्ट से 400 मिली वोल्ट हुआ तो उसने रेस्पॉन्ड किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उस मीटर का जो रिजोल्यूशन है वो 100 मिली वोल्ट है। वो किसी भी नॉन जीरो वैल्यू का चेंज को 100 मिली वोल्ट से कम अगर चेंज होगा तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करता है। तो इस प्रकार से मैंने वोल्टमीटर के एग्जाम्पल लेकर के आपको थ्रेशोल्ड और रिजोल्यूशन के बीच डिफरेंस बताया कि थ्रेशोल्ड होता है कि जब हम जीरो वैल्यू से ग्रेजुअली हम राइज करते हैं और हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है एक सर्टेन मिनिमम वैल्यू के पहले इनपुट में जो चेंज हो रहा है उसको शो नहीं करता, और जिस वैल्यू से वो शो करना शुरू करे मीटर रीडिंग में वो मिनिमम वैल्यू कहलाती है थ्रेशोल्ड। जबकि रिजोल्यूशन में बोलते हैं कि नॉन जीरो वैल्यूज के बीच में हम इनपुट वैल्यूज में जब चेंज करते हैं तो वो मिनिमम चेंज जिसके बाद ही मीटर का जो रीडिंग है उसमें कोई चेंज शो होता है तो हम उसको कहते हैं, वो मिनिमम चेंज को कहते हैं रिजोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने देखा थ्रेशोल्ड, रिजोल्यूशन। अब हम देखते हैं रेंज एंड स्पैन। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड रेंज एंड स्पैन। रेंज क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल में बता रही हूँ, अ थर्मामीटर हैज अ स्केल फ्रॉम -40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। मैं ये रेंज और स्पैन को जो डिफरेंस है वो आप लोग ऑलरेडी इस वीडियो को पॉज करके ये डिफरेंस को नोट डाउन कर सकते हैं, बट मैं सिंपली इस एग्जांपल से बता रही हूँ कि एक जो थर्मामीटर है, ये थर्मामीटर का जो मिनिमम मेजरेबल टेम्परेचर वैल्यू है वो है -40 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम मेजरेबल जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस। सो -40 डिग्री सेल्सियस इज द मिनिमम वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन डिटेक्ट एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज द मैक्सिमम वैल्यू दैट द थर्मामीटर कैन डिटेक्ट। तो यहां पर हम बोलेंगे द रेंज ऑफ थर्मामीटर इज -40 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। जब कभी हम रेंज को इंडिकेट करते हैं तो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू शो करते हैं, मिनिमम वैल्यू पहले और मैक्सिमम वैल्यू बाद में। और इस तरीके से हम रेंज जब बताएंगे तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हम ये दोनों को ही हम लिखते हैं। जबकि जबकि हम अगर स्पैन की बात कर रहे हैं तो स्पैन क्या होगा, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू टू मिनिमम वैल्यू। देखिए आउटपुट स्पैन, आउटपुट रीडिंग का जो स्पैन है वो आउटपुट में कितना मैक्सिमम रीडिंग दे रहा है माइनस आउटपुट में कितना मिनिमम रीडिंग दे रहा है। और अगर इस इनपुट स्पैन मतलब इनपुट का टेम्परेचर में कितना चेंज है उसकी बात करें तो इनपुट मैक्सिमम माइनस इनपुट मिनिमम। ये जो थर्मामीटर का एग्जांपल लिया, यहां पर जैसा कि आप जान रहे हो कि हाईएस्ट वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस और मिनिमम वैल्यू है -40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप इसको डिफरेंस निकालोगे तो 100 माइनस 40 एंड इट विल बिकम 140 डिग्री सेल्सियस। तो इस थर्मामीटर के एग्जांपल में जो स्पैन हो गया टेम्परेचर का वो 140 डिग्री सेल्सियस है। मैं इसको आपको टेक्स्ट में लिख के दिखा दूं कि 100 माइनस in the bracket -40 डिग्री सेल्सियस एंड इज इक्वल टू 140 डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से ये स्पैन कैलकुलेट किया जाता है। सो द अदर static characteristics we will study in the next video lecture. Thank you.